तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं आईपीएल 2023 की केकेआर वर्सेस एलएसजी। तो देखिए और बहुत सारे लोग पता ही आरोप लगाते हैं कि आप केकेआर की वीडियो बनाते हैं। मैं भाई केकेआर की नहीं, मैं सारी टीमों की वीडियो बनाऊंगा। एक एक करके सीरीज चल रही है हमारी, हर टीम के साथ कंपैरिजन करेंगे, हर टीम के साथ तुलना करेंगे। तो ये मत बोलो यार मेरा सभी टीमों के बारे में बनाएंगे, बल्कि केकेआर के बारे में तो आप गलत बोल रहे हैं। मैं तो राजस्थान और गुजरात को बहुत सपोर्ट करता हूं। गुजरात के फैंस को इस बात के बारे में पता होगा हार्दिक पांड्या का कितना सपोर्ट हम करते हैं। चलिए सारी बातों को छोड़कर अब मुद्दे पर आते हैं, केकेआर वर्सेस एलएसजी का मुद्दा। कि क्या इस टीम की कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम ताकतवर है, कौन सी टीम कहां गलती है, ये दोनों चीजों को हम कंपेयर करेंगे। देखिए केकेआर की मैं हमेशा बताता हूं वही टीम केकेआर की रहेगी। गुरबाज, नीतीश, श्रेयस, रिंकू, वेंकटेश अय्यर, रसल, नरेन, शार्दुल, उमेश, फर्गुसन या साउदी और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन अब लखनऊ की टीम के बारे में देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मुझे एक हैरानी हो रही है कि यहां पर लखनऊ की टीम के पास एक खिलाड़ी नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राहुल रहेंगे लखनऊ की टीम में, डिकॉक है, दीपक हुड्डा को मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर खिलाया जाए। मैं चाहता हूं कि दीपक हुड्डा को प्रमोट करके नंबर 3 पर रखा जाए। यह खिलाड़ी ऊपर ही खेलने वाला है, ऊपर खेलकर यह खिलाड़ी अच्छा कर सकता है, टीम इंडिया में शतक लगाया है। तो मेरे हिसाब से दीपक हुड्डा को नंबर 3 पर रखिए, नंबर 4 पर आप स्टोइनिस को रखिए। स्टोइनिस नंबर 4 पर आपके लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टोइनिस को आप नंबर 4 पर रखेंगे तो अच्छा होगा, आपका टॉप 4 मजबूत हो जाएगा। नंबर 5 पर आप आयुष मधुनी को रख लीजिए। पिछले साल इस छोटे पैकेट ने बड़ा धमाका किया था, कई अच्छे पारियां इसने खेली थी। नंबर 6 का स्लॉट खाली नजर आ रहा है। नंबर 6 पर आप कुणाल पांड्या को रख लेंगे तो नंबर 7 का स्लॉट खाली आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नंबर 6 पर एक तेज गति वाला ऑलराउंडर जो जेसन होल्डर था, जेसन होल्डर जैसा एक खिलाड़ी आप ले सकते हैं। आपकी टीम में विदेशी खिलाड़ियों के लिए क्विंटन डिकॉक है, स्टोइनिस है और मार्क वुड है। तो आप एक विदेशी खिलाड़ी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी टीम में एक विदेशी खिलाड़ी आ सकता है। तो आप यहां पर वैसे इनके पास एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज का, काइल मेयर्स, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। काइल मेयर्स को आप इतना नीचे, हालांकि फिनिशर अंदाज उनको दे सकते हैं, नंबर 6 पर आप उनको फिनिशर के तौर पर खिला सकते हैं, क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तेज गति के गेंदबाज भी हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो काइल मेयर्स को आप आजमा सकते हैं यहां पर। उससे आपका एक बेनिफिट और भी होगा कि आपके पास एक टॉप ऑर्डर में खेलने वाला एक खिलाड़ी और हो जाएगा। काइल मेयर्स को आप नंबर 3 पर खिला लीजिए, दीपक हुड्डा को आप यहां पर खिला लीजिए, तो ये भी एक अच्छा यहां पर एक पोजीशन बन जाएगी लखनऊ के लिए। तो कुल मिलाकर लखनऊ को एक तेज गति वाले ऑलराउंडर की जरूरत है। या तो काइल मेयर्स को खिलाइए, जेसन होल्डर को वापस ले लीजिए, या फिर सैम करन को ले लीजिए, किसी भी को ले लीजिए। कुल मिलाकर एक तेज गति वाले ऑलराउंडर की आपको प्लेइंग 11 में जरूरत है। उसके बाद में कुणाल पांड्या, आवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड अच्छे गेंदबाज हैं, रवि विष्णु, ये प्लेइंग 11 लखनऊ की रह सकती है, जिस प्लेइंग 11 के साथ लखनऊ खेल सकती है। अब यहां पर कंप्रोमाइज करेंगे दोनों को कि किस तरीके से दोनों टीमें कितनी तुलनात्मक, कितनी मजबूत है। तो देखिए ओपनर के तौर पर गुरबाज और नीतीश, राहुल और डिकॉक। जाहिर तौर पर देखिए यहां पर मैं किसी की भी कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन गुरबाज एक विदेशी, डिकॉक दूसरा विदेशी उनके सामने, नीतीश एक इंडियन, राहुल दूसरा इंडियन। लेकिन अगर हालिया फॉर्म को मैं देखूं तो हालिया फॉर्म डगमगाई हुई है, मामला गड़बड़ है। एलएसजी के साथ राहुल के बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन पिछले सीजन में 2022 में इन दोनों ने मिलकर कमाल की बल्लेबाजी की थी, शतक लगाए थे, कई शतक लगाए थे। राहुल के बल्ले से भी शतक निकले थे, डिकॉक के बल्ले से भी शतक निकला था। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो अभी मैं किसी टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप को कोई ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, लेकिन मैं रखूंगा 40-60 का रेशियो में रखूंगा केकेआर और लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के पास दोनों बड़े बल्लेबाज है। डिकॉक बहुत बड़े बल्लेबाज है, राहुल वास्तव में बहुत बड़े बल्लेबाज है, और मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में उनका बल्ला चलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में राहुल का बल्ला चलने वाला है, बहुत धमाकेदार। और गुरबाज और नीतीश थोड़ा सा अगर इस जोड़ी के मुकाबले देखूं, थोड़ा सा ये जोड़ी थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आती है। तो यहां पर मैं 60-40 का रेशियो रख रहा हूं इस ओपनिंग के तौर पर। थोड़ा सा मुझे लखनऊ यहां पर ऊपर नजर आती है, क्योंकि दोनों सुलझे हुए बल्लेबाज हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर। इधर अगर मैं दीपक को कंपेयर करूं तो जाहिर तौर पर मुझे श्रेयस अय्यर थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली थोड़े बड़े हैं और मेरे हिसाब से वैसे भी सुलझे हुए बल्लेबाज है। दीपक हुड्डा ने भी हालांकि T20 में अच्छी बल्लेबाजी की है, मैं इसमें कोई डिनाइज नहीं कर रहा हूं। गेंदबाजी के तौर पर भी दीपक हुड्डा बहुत
बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर मैं श्रेयस अय्यर थोड़ा सा अनुभव के हिसाब से मैं इनको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ। कप्तानी पारी खेलते हैं, पिछले सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए थे, जबकि दीपक हुड्डा की एक दो पारी को अगर छोड़ दे तो ज्यादा कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद में अगर टी20 में भी देखें तो एक शतक को अगर छोड़ दे तो दीपक हुड्डा के बल्ले से और भी कोई हैरत अंगेज पारी नहीं निकली है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं श्रेयस अय्यर को ऊपर रखना चाहता हूं। अब यहां पर नंबर 4 पर आते हैं रिंकू और स्टोइनिस। तो जाहिर तौर पर स्टोइनिस बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी दोनों से कमाल करते हैं। तो यहां पर स्टोइनिस को मैं ऊपर रखना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि स्टोइनिस वास्तव में बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन रिंकू भी कम नहीं है, रिंकू भी कम नहीं है। नौजवान खिलाड़ी हैं, रन बनाए हैं, डोमेस्टिक सीजन में भी रन बनाए हैं। तो यहां पर भी मैं नंबर 4 को भी कंपेयर करके 60-40 का रेशियो दूंगा, क्योंकि मैं केवल स्टोइनिस के पीछे भी नहीं चला जाऊंगा, मैं रिंकू सिंह को भी पॉइंट्स दूंगा और 40-60 का रेशियो। क्योंकि 60 इसलिए क्योंकि स्टोइनिस गेंदबाजी भी कर सकते हैं। बस अगर बात बल्लेबाज की होती तो मैं 50-50 रखता दोनों को, क्योंकि रिंकू सिंह ने भी रन बनाए हैं, इसीलिए रिंकू सिंह भी फॉर्म में है और बेहतर कर सकते हैं, ये रीजन है। उसके बाद में आयुष बदूनी और वेंकटेश अय्यर। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ऐसे कंपेयर करना चाहिए था, वेंकटेश इधर ऐसे कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टोइनिस भी ऑलराउंडर है और वेंकटेश अय्यर भी ऑलराउंडर है। तो मुझे ऐसे कंपेयर करना चाहिए। और रिंकू सिंह और आयुष बदूनी दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, IPL 2022 में दोनों ने अपना कमाल किया, तो इसलिए मुझे रिंकू सिंह और आयुष बदूनी को कंपेयर करना चाहिए। तो अगर रिंकू सिंह और आयुष बदूनी को मैं कंपेयर करूंगा तो रिंकू सिंह मुझे ऊपर नजर आते हैं, रिंकू सिंह मुझे आयुष बदूनी से ऊपर नजर आते हैं, इस बात से आप भी सहमत होंगे। उसके बाद में अगर वेंकटेश अय्यर और स्टोइनिस का मैं कंपेयर करूं तो मुझे स्टोइनिस ऊपर नजर आते हैं, वेंकटेश अय्यर से स्टोइनिस मुझे ऊपर नजर आते हैं। तो ये कंपेयर थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको भी, रिंकू सिंह और आयुष बदूनी का। अब बात आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पर रसल और चलिए काइल मेयर्स को ही कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि काइल मेयर्स भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अगर मौका दे दिया तो, या फिर जो भी कोई यहां पर ऑलराउंडर आएगा, जेसन होल्डर भी अगर वापस आ गए, सैम करन भी वापस, कोई भी आएगा, एक विदेशी ऑलराउंडर यहां पर आ सकता है। लखनऊ ने ये होल्डर को बाहर करके ये बात संकेत दिया कि शायद एक विदेशी ऑलराउंडर यहां पर आएगा। मैं काइल मेयर्स से ही कंपेयर करता हूं, काइल मेयर्स भी ऑलराउंडर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रसल थोड़े से बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है रसल थोड़े से बेहतर है काइल मेयर्स से, क्योंकि रसल थोड़े से कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, रन लगातार उन्होंने बनाए हैं केकेआर के लिए, गेंदबाजी विकेट चटकाए हैं, और उसके साथ साथ में वो लंबे लंबे छक्के, और मतलब एक अनुभव है उन्हें IPL खेलने का, लंबा अनुभव है, अपने दम पर बहुत मैच जिताए हैं। जबकि काइल मेयर्स को उतना अनुभव नहीं है, उतने ज्यादा मतलब टैलेंट भी उनके अंदर मुझे नजर नहीं आता जितना रसल के अंदर है। तो यहां पर मैं रसल को ऊपर रखना चाहूंगा। अब बात आती है नरेन नंबर 7 की और कुणाल पांड्या। तो देखिए दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, जाहिर तौर पर दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, पिछले 1-2 साल के आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेन ने बल्लेबाजी में नरेन डाउन गए हैं, गेंदबाजी में नरेन एवरेज रहे हैं। गेंदबाजी में भी पिछले 2 सालों में जब से उनका एक्शन बदला है, गेंदबाजी में वो एवरेज रहे हैं, क्योंकि वो विकेट उस तरीके के नहीं ले पा रहे हैं, जबकि बल्लेबाजी में बहुत डाउन गए हैं। और अगर मैं कुणाल पांड्या की बात करूं तो एवरेज है इनका भी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं किया कुणाल पांड्या ने भी, लेकिन रन भी बनाते रहे थोड़े थोड़े, और कभी कभी 1-2 3-3 ऐसे विकेट भी चटकाते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मैं कुणाल पांड्या को ऊपर रखना चाहूंगा। हालांकि आप मुझसे इत्तेफाक शायद ना रखें, लेकिन नरेन की गेंदबाजी में वो धार मुझे अब नजर नहीं आ रही है। वो इकोनॉमिकल तो है, मतलब रन तो नहीं दे रहे हैं, ये बात तो पक्की है, उनकी गेंदों पर रन बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो जो गेंद शार्प टर्न होती थी उनकी, पहले जो गेंद शार्प टर्न बल्लेबाज के आगे से घूम जाती थी, वो गेंद अब उतनी घूमती नहीं है जब से उनका एक्शन बदला है। तो यहां पर थोड़ा सा नरेन जो है मुझे, लेकिन फिर भी चलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि टफ कंपटीशन है, तो मैं 50-50 यहां पर इन दोनों को रखना चाहूंगा, कुणाल पांड्या और सुनील नरेन को, क्योंकि नरेन को उतना नीचे देखना भी बड़ा मुश्किल, गलत है। बड़े गेंदबाज रहे हैं, बड़ा स्टेटस रहा है, और T20 क्रिकेट के बादशाह रहे नरेन। तो चलिए 50-50 यहां पर रखते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि नरेन, वरना नरेन बहुत ऊपर है कुणाल पांड्या से, लेकिन फिर भी आज हाल की फॉर्म को देखते हुए अब यहां पर शार्दुल ठाकुर और आवेश खान, अगर गेंदबाजी के तौर पर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शार्दुल ठाकुर मुझे ऊपर नजर आते हैं। आवेश खान ना तो उतनी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी उतनी नहीं, लेकिन गेंदबाजी में मुझे उस तरीके की धार अब उनके अंदर नजर नहीं आ रही है, जबकि शार्दुल ठाकुर ने विकेट भी चटकाए हैं, बल्ले से भी वो काबिलियत रखते हैं रन बनाने की। तो शार्दुल ठाकुर को मैं ऊपर रखूंगा।
उमेश यादव नंबर 9 पर और मोहसिन खान दोनों इंडियन हैं, दोनों के अंदर सबसे बड़ी खास क्या है कि रफ्तार भी है। 140 से ऊपर की दोनों रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, उमेश भी और मोहसिन भी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोहसिन खान के पास प्लस पॉइंट क्या है कि ऊंचे कद के हैं, उछाल उनको ज्यादा मिलता है। उमेश यादव के पास क्या है तो रफ्तार तो है ही है, तजुर्बा उनके साथ है, स्विंग शुरुआत में वो हासिल करते हैं जिससे वो विकेट चटकाते हैं। तो यहां पर मैं अभी क्योंकि उमेश यादव के पास तजुर्बा ज्यादा है इसीलिए मैं उमेश यादव को ऊपर रखना चाहूंगा मोहसिन खान से। हालांकि मोहसिन खान ने प्रदर्शन अच्छा किया, 2022 में कमाल की गेंदबाजी की, टीम इंडिया की नजर में आए, सेलेक्टर्स की नजर में आए और अब लगातार लोग बोल भी रहे हैं कि मोहसिन खान जैसे गेंदबाज को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उमेश यादव को तजुर्बे के हिसाब से 2022 के प्रदर्शन के हिसाब से ऊपर रखूंगा। अब यहां पर बात आती है विदेशी। देखिए विदेशी बात आ गई। अब यहां पर फर्गूसन है, साउदी है, दोनों में से कोई एक खेलेगा। और यहां पर मार्क वुड ने भी गेंदबाजी बहुत शानदार की है 2022 में, कमाल का प्रदर्शन मार्क वुड का भी रहा है। तो यहां पर क्या काबिलियत है, मार्क वुड के पास ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, रफ्तार उनके पास है, बिल्कुल हर कोई जानता है, उछाल उनको मिलती है मार्क वुड को। तो फर्गूसन के पास भी रफ्तार है। तो यहां पर साउदी के पास रफ्तार नहीं है लेकिन स्विंग की धार साउदी के पास भी है। तो यहां पर देखिए मैं मार्क वुड और ये विदेशी जो टक्कर है मार्क वुड की और फर्गूसन की या साउदी की, इस टक्कर को भी मैं बराबर रखूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं मेरे भाई। मार्क वुड भी कम नहीं है, वो भी विकेट टेकर गेंदबाज है, बहुत सॉलिड गेंदबाज है मार्क वुड भी, और फर्गूसन और साउदी भी बहुत अच्छे हैं। तो यहां भी टक्कर बराबर की है, गेंदबाजी के तौर पर भी टक्कर मेरे भाई बराबर की है। अब बात आती है स्पिनर के तौर पर रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती। तो जाहिर तौर पर रवि बिश्नोई मेरे लिए ऊपर रहेंगे और आपके लिए भी रवि बिश्नोई बड़े गेंदबाज होंगे, आप भी रवि बिश्नोई को ऊपर ही रखेंगे वरुण चक्रवर्ती से। तो ये तो थी सारे खिलाड़ियों की। अब मैं पूरी टीम का एक एनालिसिस करता हूं, पूरी टीम के बारे में एक बार बताते हैं कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर और स्पिन, इन चारों डिपार्टमेंट में पोजीशन के हिसाब से टीमें कितनी मजबूत है। तो टॉप 4 की पहले बात करते हैं। राहुल, डिकॉक, दीपक और स्टोइनिस, गुरबाज, नीतीश, रिंकू। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4 अगर देखेंगे तो लखनऊ मुझे ऊपर नजर आ रही है मेरे भाई। राहुल है, डिकॉक है, दीपक है, स्टोइनिस है, मुझे लखनऊ ऊपर नजर आ रही है मेरे भाई। लखनऊ की टीम मुझे मजबूत नजर आ रही है क्योंकि डिकॉक ने भी रन बनाए हैं, दीपक ने भी रन बनाए हैं, स्टोइनिस ने भी रन बनाए हैं और विकेट भी चटकाए हैं। यहां पर गुरबाज, नीतीश, श्रेयस अय्यर, रिंकू थोड़ा सा मुझे एवरेज नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे लखनऊ भाई मेरे भाई ऊपर नजर आ रही है। मुझे यहां पर मैं बता रहा हूं लखनऊ, टॉप ऑर्डर लखनऊ का बहुत मजबूत है और ये अगर राहुल भी नहीं चले तो भी ये तीनों बल्लेबाज रन बना रहे हैं, ये तीनों बल्लेबाज फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लखनऊ की टीम के पास दम है। उसके बाद में मध्यम क्रम की बात कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर, रसेल, नरेन और शार्दुल। चलिए 4 खिलाड़ियों की बात करते हैं। बल्लेबाज के तौर पर 3 की बात करते हैं 7 नंबर तक। तो यहां पर आयुष बदूनी, कुणाल और पांड्या और कायल मेयर्स। तो यहां पर मुझे मध्यम क्रम केकेआर का मजबूत नजर आ रहा है। मध्यम क्रम मुझे केकेआर का मजबूत नजर आ रहा है, वो भी नरेन और रसल की वजह से। अकेले रसल सब पर भारी हैं, तो रसल की वजह से मुझे मध्यम क्रम केकेआर का भारी नजर आ रहा है। इनके पास वो पावर नहीं है मध्यम क्रम में, निचले मतलब लोअर डाउन ऑर्डर पर इनके पास वो पावर नहीं है। आयुष बदूनी जरूर है एक नए नौजवान खिलाड़ी, लेकिन वो बात नहीं है जो इसमें है, रसल में है, वो बात किसी में नहीं है, ना कुणाल पांड्या में है ना आयुष बदूनी में है। अब 6 नंबर पर कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मध्यम क्रम जो है वो 5, 6, 7 जो नंबर है वो लखनऊ का थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आता है। टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है लखनऊ का, तो ये थोड़ा सा मुझे यहां पर इनको काम करना पड़ेगा। यहां पर नंबर 6 पर एक धुआंधार ऑलराउंडर की इनको जरूरत है, बेन स्टोक्स, सैम करन जैसे एक अच्छे ऑलराउंडर की इनको नंबर 6 पर जरूरत है लखनऊ वालों को, फिर इनकी टीम मजबूत हो सकती है। अब बात आती है स्पिन के तौर पर। तो स्पिन के तौर पर यहां पर नरेन है, वरुण चक्रवर्ती है और इनके पास कुणाल पांड्या हैं और रवि बिश्नोई हैं। तो मेरे हिसाब से शायद लखनऊ, क्योंकि इनके पास दीपक हुड्डा भी एक स्पिनर हैं, उन्होंने भी हाल ही में विकेट चटकाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लखनऊ स्पिनर के तौर पर भी मुझे बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि रवि बिश्नोई अकेले भारी है मेरे भाई। रवि बिश्नोई विकेट टेकर हैं, बहुत बड़े गेंदबाज हैं, टक्कर देंगे सुनील नरेन को रवि बिश्नोई, ये भी बात सीधी है। ऊपर से कुणाल पांड्या भी विकेट टेकर हैं, दीपक हुड्डा ने भी विकेट लिए, तो 3 अच्छे गेंदबाज इनके पास हो गए। तो मेरे हिसाब से इनके पास स्पिनर लखनऊ के पास मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं, केकेआर के मुकाबले लखनऊ के पास मुझे स्पिनर बेहतर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की। तो तेज गेंदबाजी देखिए इनके पास एक स्टोइनिस है, हाल में बहुत गजब फॉर्म रही है स्टोइनिस की। उसके बाद में इनके पास एक नंबर 6 पर आएगा, जो भी एक ऑलराउंडर आएगा एक नंबर 6 पर आएगा। उसके बाद में इनके पास आवेश खान है, मोहसिन है, मार्क वुड है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं केकेआर के पास तो रसल है,
शार्दुल ठाकुर है, उमेश है और फर्गूसन है। तो देखिए मैं रसल की बात करूं, पिछले 2022 में भी केकेआर ने रसल से ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई, कभी 1 ओवर कभी 2 ओवर इस तरीके से करवाई। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर एक ऑप्शन इनके पास अब की बार आए हैं, उमेश यादव, हाँ मेरे नजर में उमेश यादव और फर्गूसन, ये 2 ऑप्शन मेरी नजर में बेहतर, या फिर साउदी, ये 2 ऑप्शन मेरी नजर में ऐसे हैं जो हाँ परफेक्ट है, जिन पर आप भरोसा हर मैच में कर सकते हैं कि ये विकेट भी लेंगे और रन भी बचाएंगे। शार्दुल ठाकुर बहुत महंगे साबित हो जाते हैं, इसलिए दिल्ली कैपिटल ने उनको अपने से बाहर निकाल दिया, ये सबसे बड़ा रीजन है। शार्दुल ठाकुर रन बहुत दे देते हैं। तो यहां पर अब अगर मैं बात करूं तो स्टोइनिस ना महंगे साबित होते हैं और विकेट भी चटकाते हैं, ये स्टोइनिस की काबिलियत है। उसके बाद में आवेश खान थोड़ा सा मुझे यहां पर कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहसिन खान और मार्क वुड ये दोनों तो बहुत खतरनाक हैं। तो इनके पास 3 गेंदबाज मुझे बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं। नंबर 6 पर अगर एक और अच्छा गेंदबाज आ गया तो लखनऊ के पास गेंदबाजी भी बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो मुझे तेज गेंदबाजी में भी लखनऊ ऊपर नजर आ रही है मेरे भाई, मुझे तेज गेंदबाजी में भी लखनऊ ऊपर नजर आ रही है केकेआर से। और उसके पीछे का रीजन है क्योंकि स्टोइनिस है, मोहसिन है और मार्क वुड है, 3 तो बहुत सॉलिड है, 3 गेंदबाज तो बहुत सॉलिड है। आवेश खान अगर फॉर्म में आ गए तो मेरे भाई मजा आ जाएगा लखनऊ का। तो मुझे यहां पर केकेआर से गेंदबाजी के तौर पर भी लखनऊ नजर आ रही है ऊपर, क्योंकि नंबर 6 पर काइल मेयर्स भी है। मैं तो बोलता हूं कि कोई और भी अगर ऑलराउंडर आएगा वो भी गेंदबाजी अच्छी करेगा। तो मेरे हिसाब से लखनऊ की टीम गेंदबाजी में तौर पर, ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी के तौर पर, स्पिनर के तौर पर, तीनों क्षेत्रों में मुझे लखनऊ मजबूत नजर आ रही है केकेआर से। क्योंकि केकेआर को अपना ऊपरी क्रम थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बेहतर बल्लेबाज और अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी रसल से कंटिन्यू करवाने पड़ेंगे और स्पिनर को थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना केकेआर की टीम भी ठीक है। लेकिन लखनऊ की टीम, अगर मैं दोनों टीमों की टक्कर करूं, दोनों टीमों को कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो मुझे लखनऊ की टीम भाई मजबूत नजर आ रही है केकेआर के मुकाबले। आपका इस कंपेयर पर क्या कहना है, इस तुलना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस टीम की टक्कर अब और देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आईपीएल 2023 के इस तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।